हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे थे और उस सीरीज के रिगार्डिंग हमारी सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं और सेकंड लेक्चर को आज स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, जो कि स्पेशल फॉर आपका रहेगा रेलवे एनटीपीसी एंड आपका दिल्ली पुलिस, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और ये यूजफुल ऑल अदर वनडे एग्जाम्स के लिए रहेगा कि आप किसी भी एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाओगे इस सेट्स के थ्रू, ठीक है। ये सब प्रीवियस पैटर्न पे बेस रहा होगा, बिल्कुल रिलीवेंट मॉक है। इसमें ना तो ज़्यादा कुछ टफ बनाया गया है ना कुछ इजी बनाया गया है, ये बिल्कुल रिलीवेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, ठीक है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मॉक सीरीज दिल्ली पुलिस एंड एनटीपीसी के लिए स्पेशल है और ऑल वनडे एग्जाम्स को कवर करती हुई चलेगी, ठीक है। टॉप 30 प्रैक्टिस सेट हम स्टार्टिंग में करवाएंगे फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, यानी सोचने का एक अलग विजन, एक अलग तरीका रहेगा, ठीक है। और ये यूजफुल फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। वो चीज़ मेंशन करना इतना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का लेवल, आपको ये चीज़ें बताएगा धीरे धीरे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के सामने, टाइम को बेकार ना करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है भाई। 11 × 12 × 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है भाई, ठीक है। चलिए 11 को, 12 को और 13 को आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से, और आपको बताना क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। जब मैं, आप क्या करोगे, अलग अलग इंडिविजुअली सबको डिवाइड करके देख लो। जब मैं 5 से 11 को करूंगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। अब इस रिमाइंडर की मल्टीप्लाई आप करोगे दूसरे वाले में, 5 दूनी 10 तो 2 रिमाइंडर आ गया मेरा, ठीक है। क्योंकि 12 में डिवाइड करूंगा तो 2 10 तक चल जाएगा तो 2 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 2। मैं ऐसे ही जब 13 में करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 3, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 बच जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर्स में ये बच गया ना। तो मैं चेक करता हूँ कि ये क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 6/5। और आप तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक कि ऊपर वाली संख्या जो आपका अंश होगा वो हर से छोटा ना जाए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार और डिवाइड कर सकते हो आप। जब 5 से आप 6 को दोबारा डिवाइड करके आपको पता लगा 5 ही कम 5, और ये एक बचा, यही रिमाइंडर है आपका, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से ही है। इसे मैंने कल भी पहले सेट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैंने वहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा दी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्वेश्चन को, है ना। और भाई आप ना किसी भी बीच में मॉक टेस्ट से जुड़ने से बेटर है कि आप स्टार्टिंग से लगे, है ना। पहले मॉक से, फिर सेकंड, फिर थर्ड। उसमें क्या है कि जो चीज़ें आपकी मैंने पहले सेट में करवा दी कवर, तो शायद मैं दूसरे बारे में, दूसरे सेट के अंदर उसके बारे में इतना एक्सप्लेनेशन ना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखो, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पहले सेट में करवा दिया, तो आज मैं से थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना डायरेक्ट भी नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी में, है ना। तो 12 की पावर 13 है भाई, और -14 है, ठीक है। आपको इसे 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, और रिमाइंडर बताना अपना, ठीक है। ये पूछा है कि रिमाइंडर बताओ। तो मैंने कल आपसे बताया था कि आप इस वैल्यू को इसके आसपास किस चीज़ के अंदर ब्रेक करो। आप देख रहे हो कि -1 बचेगा अगर मैं 13 से इसे डिवाइड करूँ 12 को, ठीक है। तो मैं देख रहा कि अगर ये 13 होता तो पूरा पूरा चला जाता, 14 होता तो एक रिमाइंडर बच जाता। लेकिन मैं यहाँ पे जब देखूंगा तो जब मैं 13 से 12 में दूंगा तो मुझे -1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। रिमाइंडर माइनस और प्लस दोनों में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये -1 मिलेगा यहाँ से भाई, लेकिन उसकी पावर 13 है, और पावर कैसी है, ओड है। अगर पावर कभी भी ओड है तो रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस, ठीक है। और इधर क्या है, -14 है। जब मैं इस 14 को दे रहा हूँ तो मुझे क्या पता लगेगा भाई, तो यहाँ पे क्या आने वाला, वैसे तो प्लस आएगा लेकिन ये माइनस यहाँ पे इसकी वजह से ये भी माइनस हो जाने वाला है क्या। तो मुझे क्या पता लगा कि -1 तो इधर से आया मेरा रिमाइंडर, और इधर से भी मेरा -1 आया क्या भाई। मुझे पता लगा कि मेरा ओवरऑल रिजल्ट -2 आ गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर आपकी उस संख्या के बराबर होंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि 13 के बराबर क्या चीज रहेगी, एक तो माइनस वाला रिमाइंडर और एक प्लस वाला। माइनस वाला माइनस का 2 हो गया तो प्लस वाला क्या रहा होगा, प्लस का 11, ठीक है। एक माइनस में होगा और एक प्लस में, ठीक है। लेकिन टोटल क्या बन रहा होगा जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो माइनस वाला तो मैं आंसर नहीं दे सकता, तो मैं प्लस वाला जब आंसर दूंगा तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर 11, ठीक है।
तो ऐसे में क्वेश्चन को कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, अंकों में होने वाले क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए भाई ये क्वेश्चन है, देखो व्यंजक 752 की पावर 2015 माइनस 187 की पावर 2014 का इकाई के स्थान का अंक बताइए, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट। अगर मैं इस चीज को सोल्व करूँ इस एक्सप्रेशन को, तो मुझे ये पूछा गया कि लास्ट की डिजिट क्या रही होगी, है ना। चलिए मैंने आपसे पहले तो मैं आपसे एक चीज बता के चलता हूँ यहाँ से भाई, आप याद रखोगे 0 156 ये कोड होता है, 0 156, ठीक है। आप इसे हमेशा याद रखोगे, अगर किसी डिजिट्स के यूनिट डिजिट में ये वाले कोई भी अंक है ना, तो उस डिजिट का यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या होता है, जो भी डिजिट आ रही होगी लास्ट में, ठीक है, वही हमेशा अपने आप में क्या होगा, यूनिट डिजिट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिया 1 2 7 5 2 3, ऐसी कोई भी बड़ी सी संख्या लिख रही है और इसके लास्ट में लिखा हुआ है 5, और इसकी पावर 1 7 3 5 2 6 कुछ भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लास्ट में 5 है ना, तो मैं इस सारे एक्सप्रेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो लास्ट की यूनिट डिजिट मुझे 5 ही मिलेगी, है ना, क्योंकि 5 इस सीरीज का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि 2 1 6 7 5 6 ये नंबर लिख रहा है, इसकी पावर 2 3 5 6 7 कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट पे क्या है 6 है ना कभी भी, तो 6 ही आपको यूनिट डिजिट होगा अपने आप में। ये वाले कोई भी नंबर आ जाए तो आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाले नंबर ना होगे, ठीक है, अलग नंबर से है ना, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे भाई। आप हमेशा कभी भी अगर इन नंबरों से अलग 0 156 0 1 5 6 इनसे अलग कभी भी कोई नंबर आएगा तो आप क्या करोगे, देखो ये जो पावर्स दिख रही ना आपको भाई, ये जो पावर्स आपको नजर आ रही ना, आप इन्हें 4 से डिवाइड करो, ठीक है। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, मैं लास्ट की 2 डिजिट चेक कर दूंगा भाई। जब मैं लास्ट की 2 डिजिट यानी 15 को चेक करूंगा और इधर मैं 14 को चेक करूंगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें उसे पावर पे लगा दूंगा, ठीक है। मैंने देखा 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक चलाया, 4 तिया 12 तक, 12 क्या के 13 14 15 3 बच गए, है ना। तो मैं लिखूंगा 752, और मैं यहाँ पे भी ना लास्ट के डिजिट ही ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आखिरी का अंक चाहिए तो मुझे इनकी भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आ गया, क्योंकि मैंने इसे जब भाग दिया तो 12 तक चला गया तो 3 बच गया ना। अब ऐसे ही में इधर 7 बचेगा मेरे पास, ये मैं नहीं लिखूं जब भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 14 को जब मैं भाग दूंगा 4 से, 4 तिया 12 लेकिन 2 बच गया मेरे पास, है ना, तो मैं पावर में लगा दूंगा 2 ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे दिखेगा कि ये 8 आ गया, ये आ गया मेरा 8, और ये आ गया मेरा 49, ठीक है। तो मैं क्या है, मुझे एक डिजिट से मतलब है, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, यानी 8 में से 9 घटाना मुझे ओवरऑल भाई, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये तो माइनस का आने वाला, तो आप समझो बात को, यहाँ पे संख्याएं तो रही होंगी ना ऑलरेडी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मैंने लिखी तो आखिरी वाली संख्या रखी, लेकिन असलियत में तो संख्याएं रही होंगी ना, तो मुझे ये 9 घटाना, ठीक है। और ये किस में से घटा होगा, किस संख्या में से, भाई यहाँ पे कुछ भी रहा हो, अगर मैं इधर कैरी लूंगा तो मिल जाएगा क्या मुझे, हाँ जी मिल जाएगा, तो ये 18 बनेगा। और 18 में से जब मैं इस 9 को घटाऊंगा इधर वाले को, तो मुझे 9 मिलेगा क्या, तो मेरा 9 ही क्या होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है भाई। ऐसे कर दोगे आप क्वेश्चन को, समझ आया भाई। चले आगे, चलिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओ जल्दी। ये करो, कुछ लड़कों ने अकाल रात फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे, तब लड़कों की संख्या ज्ञात करो। यानी देखो भाई, मैं इसे बेसिक से भी करा सकता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी जा सकता हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा एक बार, है ना। चलिए एक बार ट्राई करते हैं अभी से। देखो क्या बोला, कुछ लड़के अकाल रात फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित करते हैं, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने लड़के खुद थे। पहले मैं एक बार बेसिक से बता रहा, मैंने मान लिया कि एक्स लड़के थे, मैंने मान लिया कि भाई एक्स लड़के थे, और इन्होंने क्या, ये मल्टीप्लाई है, देखो इधर है ना, मैं एक्स ना मान के मैं कुछ और मान लेता हूँ भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए लड़के थे, और मल्टीप्लाई मैंने मान लिया कि हर एक लड़के ने ए ही सिक्के दिए, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया। अब आप एक बात और देखो यहाँ पे, ये तो मेरे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी ना भाई, ठीक है।
तो मेरे पास ये सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, मैंने देखा कि ए स्क्वायर, क्योंकि हर एक लड़का अपने जितने ही सिक्के दे रहा है, जितने संख्या है टोटल है ना, तो मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो मेरे पास इतने सिक्के हैं क्या भाई, बताओ। ठीक है, और सारे के सारे सिक्के क्या है, 1 रुपये के ना हो गए, 25 पैसे के हैं, तो यानी 1/4। तो ये मेरी वैल्यू आ गई क्या, ये इतने रुपए बन गए क्या मेरे पास भाई। लेकिन उसने तो बता रखा कि 400 रुपये हैं, तो ये मेरे 400 के बराबर होगा क्या भाई। यहाँ तक समझ पाए आप चीज़ को? मैंने मान लिया हर एक लड़का, जितने लड़के थे मैंने मान लिया कि इतने लड़के हैं, नंबर ऑफ n है मैंने मान लिया, फिर मैंने a मान लिया, तो उतने ही रुपए दिए हर एक लड़के ने। तो n इंटू एन कर दूंगा या फिर a इंटू ए कर दूंगा, तो मेरे पास ए स्क्वायर सिक्के आ गए, रुपये आ गए क्या भाई। ठीक है, अब मैं देख रहा कि लेकिन ये 25 पैसे का एक सिक्का है, एक सिक्का यानी 1 यूनिट के अंदर भी मुझे 4 यूनिट का पार्ट मिल रहा क्या भाई। तो मैं 1/4 करूँ, तो ये मेरा डाटा आ गया। तो मैं इस 4 को यहाँ पे भेज दूँ अगर, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 1600। तो यहाँ से मुझे पता कि ए की वैल्यू 40 है, और ए पूछा तब लड़कों की संख्या ज्ञात करो, और लड़कों की संख्या मैंने ए मान रखी है ना, देखो। तो लड़कों की संख्या मेरे पास आ गई 40। हम बाई ऑप्शन भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक बार अटेम्प्ट करो भाई, ट्राई करो एक बार, है ना। मैं पहला ऑप्शन उठाऊंगा, देखो मैंने देखा कि 40 लड़के हैं, ठीक है, और 40 ही सिक्के दिए, ठीक है, और एक सिक्का है ना भाई, ये बात समझ रहे ना, एक सिक्का कितने रुपए का है, एक सिक्के के अंदर 25 पैसे है ना, नहीं 1/4। ठीक है, तो यानी ये जो डाटा है ना, ये पैसे हैं, ये 40 रुपये ना हो गए, 25 पैसे हैं, और 25 पैसे को जब मैं रुपये में बदलूंगा तो 1/4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्या, तो चेक करो क्या ये 400 ही आवेगा ऐसे। तो मैंने जब इसे काटा तो 10, और 40 की जब मैं 10 में गुना करूँगा तो मुझे मिला 400। ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन भी हो रहा है भाई। आप जब और ऑप्शन रखे देखोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, आप ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, चलो ये एक अप्रोच है भाई। अगर आप क्वेश्चन को पेपर के अंदर नहीं सोच पा रहे सही तरीके से, तो आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन भी एक बार ट्राई करोगे जरूर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ एक बार, आप इसे करके दिखाओ जल्दी। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करके दिखाओ। ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदते हैं। उसके लिए ए ने दूसरों की 1/2, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। ठीक है, ठीक है भाई, तब बताइए कि डी ने कुल कितनी कीमत अदा करी। ठीक है सब भाई, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो अच्छे से। मल्टीपल्स रीडिंग दो इसे, 1 या 2 रीडिंग हो गया। चलो अब देखते हैं, समझो यहां पे बात हो रही है किसकी, एक बार किसने दिया, ए ने, है ना भाई। एक बार ए की बात हुई, मैं लिख देता हूँ, समझो बहुत आसान क्वेश्चन है। बी की बात हुई, एक बार सी की बात हुई, और एक बार डी की बात हुई। ठीक है, देखो क्या हो रहा है भाई, बी ना कितना हिस्सा देता है भाई, ए देता है 1/2 हिस्सा। अगर सबने, मतलब ए ने खुद 1 दिया, 2 दिया, बाकी बचे हुए सबने, यानी सबने मिला के कुल 3 दिया गया, ये बताओ। उसमें ए भी शामिल है और अदर जो 2 हैं वो भी शामिल है, यानी टोटल 3 रहे ना। अब देखो बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, बी के बारे में बताया 1/3। ठीक है भाई, बी के बारे में बताया 1/3। तो भाई 1 तो बी ने दिया और 3 सबके मिला के हैं, तो टोटल 4 दान हुआ क्या यहाँ पे इस हिसाब से। ठीक है, अब देखो सी के बारे में क्या है, उसने सी के बारे में बताया 1/4। वो कह रहा है कि अगर सबने 4 दान दिया ना, तो सी ने एक हिस्सा सी ने दे रखा 4 से अलग, यानी 5 दान टोटल हुआ यहाँ पे। और भाई ये दान अलग अलग कैसे आ सके, उसने बोल तो रखा कि ए बी सी डी ने सबने मिलकर क्या है 60 रुपये का दान दिया, तो मैं कुछ ना कुछ दान मान लूँ क्या, सबसे पहले बताओ। बिल्कुल मान सकते हैं भाई। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये दान टोटल मिला के इनका एलसीएम ले लूँगा मैं, 4, 5 और 3, मैंने मान लिया 60 आ गया मेरा एलसीएम भाई। ठीक है, मेरा एलसीएम आ गया 60, तो 3 की वैल्यू जब 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये जो आपको 1 दिख रहा ना, ये असलियत में 20 है। समझ पा रहे क्या मेरी बात को भाई? जो आपको 4 दिख रहा ना, आप देखो 4 से कितनी बार गए, देखो 20 बार गया था भाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ये 4 से 15 बार गया क्या। तो जो आपको बी दिख रहा ना, इसकी वैल्यू असलियत में 15 गुना हो जाएगी। जब 15 यूनिट के बराबर है तो 15 गुना हो जाएगी। आप देखो ये 12 गुना है क्या भाई,
तो इस सी की वैल्यू 1 ना हो गया ना 12 हो जाएगी। अब मुझे पता लगा कि भाई जो वो दान करा ना 60 रुपये का, उसके अंदर ए का हिस्सा कितना है, मैंने निकाल दिया 20। बी का हिस्सा कितना है, मैंने निकाल दिया अभी 15। सी का हिस्सा कितना है, मैंने निकाल दिया 12। और डी का हिस्सा कितना है, अब मुझे ईजिली पता लग जाएगा क्योंकि मेरे पास सबके डाटा आ गया ना। ये 20, 30, 35, 45, 46, 47, 47 हो गया टोटल। मेरा 60 होना ना भाई, उसने खुद दे रखा कि 60 रुपए की कीमत थी, तो ये मेरा 13 रहा होगा इसका मतलब, क्योंकि टोटल 60 करना ना और 47 यहाँ तक हो गए थे भाई। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि 60 आंसर आना, तो मुझे 13 लगाना पड़ेगा डी का। टोटल 60 लगाना तो डी को 13 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जोड़ के ना सारे के सारे 47 ही हुए ना अभी तक, तो यानी इसका मतलब डी के पास 13 है भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गुणनखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्या है। 11,025 के कुल कितने घनात्मक गुणनखंड किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले क्या है, आप प्राइम नंबर के बीच में ना पूरा फैक्टर ब्रेक कर लेंगे भाई। ठीक है, मैं देख रहा कि मैं इसे क्या लिख सकूं। ये जो चीज़ है ना, इसे आप प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखोगे। सबसे पहले मैं नोटिस करा कि मैं इसे 25 से एक बार भाग दूं अगर, तो 25 का पहला टुकड़ा 25 आ गया मेरे पास, यानी 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2। ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 की पावर 2, ये 25 आ गया। और जब मैं 25 से इस टुकड़े में भाग दूंगा तो मैं देखा 25 चौका 100, 4 बार गए और 10 आ गया नीचे 102। 25 चौका 100, फिर 2 बच गए, 2 25, और 25 ही कम 25, ये 441 आ गया मेरे पास। अब इस 441 को मैं क्या लिख दूंगा बताओ भाई, 441 मेरा क्या हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात को भाई। ये लिख दूंगा मैं इसे 21 का स्क्वायर। लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टर है, जी नहीं, मैं 21 को अभी आगे फर्दर तोड़ सकता हूँ। ठीक है, यानी को प्राइम ही तोड़ देना आपको। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर, इसे मैं 7 या 21 तोड़ सकता हूँ क्या। ठीक है, आपको तब तक तोड़ना जब उसके बाद तोड़ना संख्या को संभव ही ना हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, मैं इसे लिख सकूँ 7 की पावर 2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ये 21 ही आना, देखो 7 या 21 घातांक करने के रूल से मैंने क्या कर दिया, अंदर ब्रेक कर लिया, पावर अलग अलग पे लगा दी। ठीक है, तो भाई यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। उसने पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आप क्या करोगे हमेशा, आप मान लो कि ए की पावर पी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बी की पावर क्यों लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई सी की पावर आर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी अगर बनेंगे तो आप लिखते चले जाओगे ऐसे ए बी सी डी, मतलब फॉर्मेट दो आप कुछ ना कुछ उसे। ठीक है, तो अब क्या है, अगर आपसे कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए ना, तो जो पावर्स आ रही है ना, देखो पी, क्यों और आर। ठीक है, आप क्या करो, इनमें 1 ऐड करते चलो, यानी इसके इसे समझो एक बार, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, पी प्लस 1 करोगे आप, सब में ना आप एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों प्लस 1 करोगे आप, मल्टीप्लाई आर प्लस 1 करोगे आप। ठीक है, यही नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, देख लो एक बार ध्यान से। तो जब मैं यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करूंगा तो पावर क्या है, 2 2 और 2, मेरी तीनों पावर्स 2 2 2 है। ठीक है, तो मैं जब एक बढ़ाऊंगा तो 3, जब इस वाले 2 में एक बढ़ाऊंगा तो 3, इस वाले 2 में एक बढ़ाऊंगा तो ये भी 3, तो 3 दिया 9 दिया 27, 27 मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी धनात्मक गुणनखंड। तो भाई समझ पाए आप इसे प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर दो जिसके बाद तोड़ना पॉसिबल ना हो। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो पावर्स रही है ना प्लस वन करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा हमेशा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और एक क्लास ना भाई इस तरीके से तैयार हुई है। ठीक है, मैंने ना जैसे कि भाई मेंसुरेशन के क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने 4-5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से उठा लिया, मैंने अर्थमेटिक को इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में क्या लिया, मिसलिनियस टाइप ना लेके मैंने क्या करा, आज वर्ग के क्वेश्चन लिए, तो मैं वर्ग को डिटेल से पढ़ाऊंगा, 7-8 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। कल मैं 7-8 क्वेश्चन वर्ग पे फिर से लेके आऊँगा, तो उससे क्या होगा, 2 या 3 दिन में आपका वर्ग फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आयत पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर, फिर मैं क्या कराऊंगा, आगे चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, चतुर्भुज करेंगे, फिर त्रिभुज करेंगे। वैसे त्रिभुज का सीक्वेंस में नंबर पहले था, तो लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ले लिया
चतुर्भुज को, ठीक है। मैंने 3-4 सेट उठा के देखे जैसे कि प्रीवियस, तो मैंने नोटिस करा कि चतुर्भुज का वेटेज ज़्यादा है आपके इन पेपर्स के अंदर, ठीक है। चलिए बाकी करेंगे सब कुछ। तो यानी इस तरीके से क्या हो रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आप एक एक करके टॉपिक भी कवर कर रहे होंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाओगे, ठीक है। दो संख्याओं का योग 84 है तथा लेस 120 दिया, तो उनका क्या दिया पूछा गया, रेशो पूछ लिया आपसे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात बता रखा है, संख्याएं क्या होगी। मैंने मान लिया कि मेरी संख्या n1 और n2 है, तो अगर मैं इन्हें HCF की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, H HCF है और मैंने लिख दिया A, और ये HCF मेरा इधर भी H ही है और मैंने लिख दिया इधर B। तो इसने ना A और B की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, और ये H क्या है यहाँ पे, HCF मैथ है, ठीक है। अब देख रहे होंगे मैथ का तो रोल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो समझो बात, उसने बोला कि मेरी n1 और n2 दोनों क्या है, यही वो संख्या है जिनकी बात हो रही। अब देखो उसने क्या बोला, दो संख्याओं का योग 84 है। तो मैंने क्या दिखाया आपसे, मैंने संख्याओं को HCF के फॉर्मेट में लिख दिया कि HCF तो मल्टीपल होगा ही सब में, ठीक है। चलो, और उसके साथ में क्या है, मैंने जो कॉमन फैक्टर बचेगा, जो कॉमन लेने के बाद जो आप सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन लोगे वही तो आपका HCF होता है। उसके बाद जो चीज़ बचेगी मैंने A और B मान रखी है, ठीक है। और इसने A और B का रेशो पूछ रखा आपसे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो समझो आप क्या बात हो रही है इसके अंदर, दो संख्याओं का योग यानी HA प्लस HB, तो मैंने H ले लिया कॉमन बाहर, तो अंदर क्या बचा A प्लस B। कितना गिवन है 84, बहुत ध्यान से समझियो। अब देखो एलसीएम दिया 120 इसने, ठीक है। अब मेरे हिसाब से एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब दो संख्याओं का जो कॉमन चीज होती है उसे पहले लेते हो, जो रेशो बचेगी उन्हें बाद में लेते हो, ठीक है। तो ये अगर यही दो संख्याएं रहे हो तो इनका एलसीएम क्या आने वाला, एच कॉमन है तो उसे ले लोगे आप सबसे पहले। सबसे पहले जो चीज कॉमन होती है वो निकालते हो ना जब एलसीएम लेते हो, तो एच आ गया और बचा क्या, ए और बी। तो ये मेरा एलसीएम आ गया भाई, ठीक है क्वेश्चन का। तो ये मैंने लिख दिया एच ए बी, और ये कितना गिवन है 120। तो अब देखो भाई, h यहां पे भी है और यहां पे भी है, और h वो संख्या रही होगी ना में से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF। तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या चीज रहा होगा भाई, मैं देख रहा हूं कि भाई 12 ही है क्या। मैंने अगर मैं 12 के फॉर्मेट में लिखूं तो 12 गुना 10 है नीचे, और ऊपर क्या है 12 सतह 84 है। तो देखो मैंने h की वैल्यू ये 12 ही तो नहीं है, जब तक निकाल लो कॉमन, जब तक सबसे बड़ी वैल्यू ना आ जावे। अब 12 निकाल लिया आपने, आगे बचे 7 और 10, 7 और 10 के अंदर कोई चीज कॉमन है ही नहीं अब जो आप निकाल सको। तो यानी HCF की वैल्यू 12 चल रही है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने देखो HCF इधर भी काट दिया और ये 12 से 12 इधर भी कट गया। तो मुझे एक चीज पता लगी कि मेरा A प्लस B है 7 और मेरा AB आ गया कितना 10। तो ये कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है भाई, 5 दूनी 10। देखो 5 को अगर मैं 2 के अंदर जोड़ दूं तो 7 आएगा, और 5 और 2 की मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो मुझे मिलेगा 10। तो यानी वे संख्या 5 और 2 हैं क्या, तब उनका अनुपात पूछ रखा भाई संख्या ने, 5-2 या 2-5, ठीक है कोई ऑप्शन ये रहा भाई 5-2, ठीक है। एक संख्या 5 है और एक 2 है ना। चलिए भाई आगे बताओ, यहां तक बताओ प्रॉब्लम है किसी को भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है भाई, नहीं है ना। चलिए आगे काम करते हैं भाई, समझो क्वेश्चन बहुत है भाई, 30-35 के आसपास ना हो मेरे हिसाब से। चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों के रनों का औसत 37 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि इसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं। 17 पारी है ना भाई, देखो सबसे बेस्ट तरीका है, 17 पारियों का औसत कितना गिवन है, उसने दिया 37। उसने एक पारी और खेल लिया यानी 18 पारियां होगी अब, और एवरेज के अंदर 4 अधिक हो गया, ठीक है। तो 37 में जब मैं 4 बढ़ा रहा हूँ तो 41 आ गया क्या भाई, 41। तो मैं क्या करूँ, मैं देख रहा कि इधर कितना बढ़ गया, +1 हो गया, और इधर बढ़ गया कितना 4, ठीक है। उसने ना ये जो एक पारी अपने बाद में खेल ली 17 से 18 होने के लिए, इसके ही रन पूछे आपसे कि ये कितने रन बनाए इसने, यार ये चेंज आएगी 4 बढ़ गया एवरेज टोटल, ठीक है। तो मैं कैसे निकाल लूंगा भाई, 18वीं पारी के रन बता रहा मैं एक तरीके से, ठीक है। देखो कैसे निकलेंगे, आप इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, यानी 41 कम 41, ठीक है। अब आप इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई इधर करो, यानी 17 चौका 68। तो जब आप इन्हें जोड़ रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि 8 और 1 9, 6 और 4 10, 109। तो यानी उस प्लेयर को 109 का रन कर देगा ना, अगर वो 109 रन मार देगा तो 18 हो जाएंगे ना, क्योंकि 17 पारियां पहली थी और एक पारी आके जुड़ गई, तो 18 पारियों का औसत कितना हो जाएगा,
4 अधिक यानी 41 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, तो मैंने निकाल दिया 109। अब बाहर बाहर होगी, मल्टीप्लाई करोगे और अंदर अंदर होगी और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप क्या डेविएशन लगा सकते हो इसके अंदर। आप देखिए क्रिकेट की 17 पारियों को 37 था, तो भाई 17 पारियों का अगर 37 है तो 18वीं पारी जो है वो भी 37 तो कम से कम लेके ही आई होगी वो, क्योंकि एवरेज में बढ़ोतरी भी कमी नहीं हुई है, तो 37 तो कम से कम उसके पास होगा। ठीक है, लेकिन और क्या होगा, तो क्या मैंने इंक्लूड कर लिया कि ये 18वीं पारी निकाल रहा मैं, देखो तो 37 तो उसके अंदर रहा ही होगा, तो 37 मैंने लिख लिया। लेकिन उसने ना एक चेंज और लेकर आया वो। ठीक है, उसने क्या करा, हर एक पारी का औसत ना 4 नंबर बढ़ा दिया। तो 17 पारी तो पहले थी, एक पारी और खेल दी तो 18, तो 18 पारियों का औसत 4 अंक बढ़ने का मतलब कितने है, 18 चौक 72, यानी 72 रन और लेकर आया होगा। वही तो उसकी वजह से तो हुआ होगा भाई ये चेंज। तो सीधा मेरा दो एक लाइन के अंदर आ गया आंसर, 7 8 9, 7 और 3 10, 109। ये मैंने डेविएशन लगा दिया, इसके अंदर हो गए। ठीक है, मैंने देखा कि 37 था भाई, समझो दोबारा से एक बार। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, इसके बाद 4 बढ़ गया, किसका बढ़ गया, 17 पारी पहली, और एक उसने खुद का भी तो बढ़ाया ना भाई ये एवरेज, तो एक अपने आप का, तो 18 लोगों का बढ़ गया। 37 तो था ही, और 18 चौक 72 हो गया, तो ये आ गया टोटल 109। बताइए भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप? यहाँ तक डाउट है किसी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये देखिए एवरेज सी है अभी, करो भाई इस क्वेश्चन को एक बार। 5 और 500 के बीच उन सभी संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। ठीक है, चलो करते हैं। वो सीरीज कैसी रही होगी, कैसी दिखती होगी भाई, देखो ध्यान से। 5 से शुरू होती होगी वो, ठीक है, और वो कहाँ पे 500 तक गई होगी, कोई ऐसी सीरीज थी क्या? वो इसी सीरीज की बात कर रहा क्या भाई? सीरीज तो भाई यही है, लेकिन उसने ना जो चीज़ बोला ना उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखियो। उसने बोला कि इनको मत जोड़ दियो आप, बहुत सारी संख्याएं बैठेंगी। उसने बोला कि मैं वाली संख्याएं ओनली जो 6 से विभाजित है। ठीक है, और आपको एवरेज के बारे में इतनी नॉलेज तो होगी, अगर आपको किसी सीरीज की पहली संख्या पता हो और अंतिम संख्या पता हो, आप उनको जोड़ते हो और आधा कर देते हो 2 से डिवाइड, तो ये आपका एवरेज निकल जाता है क्या? तो मैं क्या करूँ, मैं 6 वाली सीक्वेंस चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तक तो मेरा कहीं पे भी 6 नहीं आया होगा, तो सबसे पहला 6 मुझे 6 ही मिला गया। तो यानी कि मुझे क्या पता कि सबसे पहला अंक तो 6 रहा होगा इस सीरीज के अंदर। और इधर देखो, मैं 500 में भाग दे के पता करूंगा कि 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कहाँ मिली होगी मुझे। मैं देखो 500 को ना मैं लिख के दिखाऊंगा भाई हर चीज़ को। मैंने जब 6 से भाग दिया होगा ना, तो 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48 आया, तो मुझे मिला 2 नीचे से, और मैं अगली जीरो उतार दूंगा, 6 18, तो मेरे पास बचा 2। ठीक है भाई, समझे बात को? ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 2 बच गया, यानी 498 लास्ट ऐसी संख्या रही होगी क्या इनके बीच में जो 6 की मल्टीपल रही होगी। तो यानी सबसे पहली संख्या मुझे ये पता लगी और सबसे लास्ट की संख्या मुझे ये पता लगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और मैं उसका आधा कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा क्या भाई? बताइए भाई, समझ पा रहे हो क्या? जब मैं 498 में 6 जोड़ूंगा तो मुझे मिला 504। 504 का जब मैं आधा करूंगा तो मुझे मिलेगा 25 2, यानी 552, सॉरी 252। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना? 498 में आप सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बाई 2 कर देते हो, तो आपका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, और वही चीज़ आपने करी, आपने निकाला जब 498 में आपने 6 को जोड़ दिया तो आपको मिला 504, और 504 का आधा है 252, तो मेरा यही आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसे कर पाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लीजिए सर क्वेश्चन अगला। ए तथा बी की आई का अनुपात और बी तथा सी की आई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखो, ए और बी और सी में अगर इनका रिलेटिव रेशो निकाल पाए तो बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा। ए और बी का भी 3:2 ही दिया इसने, और इसने बी का सी के साथ भी 3:2 ही दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे इधर शिफ्ट कर दूंगा 3, इधर इसे इधर कर दूंगा, तो ये मेरे पास तरीका होता है क्या कंबाइन रेशो निकालने का, 3 3 9,
3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो अब मुझे ए रेशो बी रेशो सी पता लग गया कि 9 6 4 आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट यहाँ तक। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला कि आप क्या करो, ए की आय का 1/3, ए की आय का 1/3, जब आप 3 का 1/3 लोगे, 3 का जब आप 1/3 लोगे तो आपके पास 3 आ गया। लो भाई 3 की बात करी इसने। इसने बोला सी की आय के 1/4, सी ये है, सी की आय का 1/4 करो, तो 1/4 का मतलब 1 आ गया, ये आ गया। अब देखो क्या बोल रहा, ये बोल रहा कि ये है ना इससे 100 अधिक है, तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो 2 आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन वो उसे 100 बोल रहा भाई। तो 2 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 500। क्या पूछ रखा, तो बी क्या है, क्या करो, बी का है 6, 1 की वैल्यू 500 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। यही पूछ रखा भाई, है क्या, ये रहा देखो। ए बी सी के रेशो मेरे पास है, तो मैंने उन रेशो की हेल्प से मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये इधर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 9 6 और 4 आ गया मेरे पास रेशो। तो उसने जो कंडीशन बोली थी मैंने लगाई, तो उसने बोला कि ये 3 आया ना इस 1 से 1000 अधिक है, लेकिन मेरी भाषा में तो 3 1 से 2 अधिक है, तो 2 की वैल्यू 1000 आ गई, तो 1 की वैल्यू आ गई 500। उसने 6 की वैल्यू पूछी क्योंकि उसने बी की आय पूछी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये करे भाई क्वेश्चन एक बार। एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 300 सिक्के हैं। संख्या कितनी है सिक्कों की, 300 सिक्के हैं। ठीक है, यदि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, यानी कि वैल्यू जो है ना, देखो सिक्का छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वैल्यू क्या है, वो बराबर दे रहे। बराबर कैसे लोगे, अगर छोटा सिक्का ले लिया आपने तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लियो भाई, तो बराबर हो जाएगा। तो इसने बोला कि बराबर है, तो थैले में कुल कितना धन था, ये चीज़ पूछी उसने भाई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ना सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बाई ऑप्शन जाइए आप। इसके अंदर लेकिन नोट है, तो थोड़ा आप यहाँ से कन्फ्यूज़ हो सकते हो, लेकिन क्या अगर नोट नहीं भी होगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप बाई ऑप्शन जाके देख लो एक बार। ठीक है, मैं यानी बाई ऑप्शन भी बता दूंगा और आपसे मैं तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप जल्दी करना चाह रहे हो तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा कि आप बाई ऑप्शन जाओ। आपने पहला ऑप्शन उठाया 140, 140 उठाया आपने पहला ऑप्शन। ठीक है, अब 140 अगर वैल्यू रही होगी, कितने लोगों के बीच बटी है, मतलब किन किन क्वालिटी के अंदर, फॉर्मेट के 2 1 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 4 फॉर्मेट के अंदर आप जब 140 को बांटोगे तो आप देख रहे हो कि 35 35 दूनी 70, 35 35 बांट दो आप 4 लोगों को। ठीक है, यानी पहले के पास 25 35 सॉरी भाई, ठीक है 35 होगा, 35 35 35 35, ये मतलब 2 रुपये के सिक्कों से आए हुए हैं, 35 रुपये ये रुपीज़ हैं। ठीक है भाई, ताकि आप सब कन्फ्यूज़न हो, ये वैल्यू है मतलब। ठीक है, ये 35 ये 2 रुपये से आए हुए, 1 रुपये से आए हुए हैं, और ये 50 पैसे यानी 8 अन्ने से आए हुए हैं भाई। ठीक है, और ये 1/4 रुपये से आए हुए हैं 25 पैसे से। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये मेरा ऑप्शन फेल हो गया क्या, क्योंकि 2 रुपये की हेल्प से मैं कभी भी, मैंने सिर्फ 2 रुपये का यूज़ लेना, 2 रुपये के सिक्के का, क्या मैं 35 वैल्यू ला सकूँ कभी, बताओ 35 वैल्यू आ सके, नहीं आ सकती भाई, नहीं आ सकती, क्योंकि आप 17 सिक्के अगर लो 2 रुपये के भाई, तो 34 रुपये तक आप पहुंच जाओगे। अब बचा 1 रुपया, क्या आप इसे पूरा कर सको 2 रुपये के सिक्के से, नहीं कर सकते, तो मेरा पहला ऑप्शन यहीं भी फेल हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा फेल, तो अब मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन की तरफ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोला कि 160 है, 160 को जब आप बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 40 40 बट जाएंगे, 40 40 बट जाएंगे, बताओ। ये बहुत इजी तरीका है भाई, शायद ही किसी ने बताया हो या अब तक। ठीक है, मैं बता रहा, लेकिन ठीक है अब ध्यान से देख लियो, ये ऐसी मतलब माइंड का तरीका है कि भाई आप चीज़ें सोच सकते हो क्या इस तरीके से। अब देखो 2 रुपये से मुझे 40 रुपये, 2 के सिक्के की हेल्प से ना मुझे 40 रुपये लेकर आने, तो मुझे 20 सिक्कों की जरूरत पड़ी होगी क्या। चलो भाई अब आगे करता हूँ मैं, 1 रुपये के सिक्के से मुझे 40 रुपये लाने ना, तो 1 रुपया एक सिक्का 1 ही रुपये का है, और 40 रुपये बनाने तो 40 ही सिक्के मैंने दिए होंगे ना भाई, तो यानी 40 सिक्के लगे होंगे मेरे यहाँ पे। अब देखो 40 रुपये बनाने भाई मुझे 50 पैसों से, यानी 1 रुपया करने में ही मेरे तो वो सिक्के खर्च हो रहे, तो 40 रुपये करने में तो मेरे 80 सिक्के लगेंगे ना 50 पैसे वाले।
80 सिक्के लगेंगे भाई। अब देखो 1/4 आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मुझे क्या है, मैं 4 सिक्के जब दे दूँ ना 25 पैसे के, तब मेरा 1 रुपया बने। अगर मुझे 40 रुपये बनाने तो मुझे 160, 40 गुना 4 यानी 160 सिक्के देने पड़ेंगे क्या भाई? 160 सिक्के हैं गए मेरे पास। तो आप इसे जोड़ो, ये मेरे पास सिक्कों की संख्या आ गई और उसने सिक्कों की संख्या 300 दे रखी। क्या ये 300 है? अगर ये 300 है तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया भाई, ठीक है। जोड़ो आप, 40 50 60, ठीक है। 60 और 80 जोड़ूंगा तो 140, 140 में जब मैं 160 जोड़ूंगा तो ये आगे 300 और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। तो ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो गया भाई, ठीक है भाई, ठीक है। आप इसमें भी देखोगे ये भी फेल हो गया देखते ही, क्योंकि भाई 4 लोगों में मुझे 220 बांटे तो 55 बांटूंगा क्या मैं? 55 55 55 55। आप देखो 2 रुपए के सिक्के से कभी आप 55 रुपए ला सको? नहीं ला सकते भाई। तो इसीलिए देखते ही फेल हो गया। सिर्फ यही ऑप्शन काम कर रहा भाई, ठीक है। बुद्धि काम कर रही है आपकी, यहाँ तक कर रही होगी 100%, ठीक है। एक बार इसे मेथड से करके देखते हैं भाई। ये देखो मैंने बाई ऑप्शन करा, आप इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर उतारियो भाई और इसे मल्टीपल रिविजन्स दियो, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। चलो मैं इसे थोड़ा तरीके से करने की कोशिश करता हूँ भाई, आप बहुत ध्यान से समझियो। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मेट, यानी कितने रुपए के सिक्के हैं, कैसी बात हो रही है वो चीज़ दिखनी इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मेट क्या है आपका, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, ठीक है। उसने बताया कि 2 रुपए का सिक्का है एक तो आपके पास, और आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 50 पैसे यानी आधे रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए के चौथाई हिस्से के सिक्के यानी 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक बताओ फॉर्मेट तैयार है क्या? अब मैंने संख्या लिखी यहाँ पे n, एन के बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है, लेकिन उसने एक चीज आगे बोल रखी, वैल्यू क्या बनकावेगी, वैल्यू क्या बनकावेगी। उसने बोला कि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, यानी जो वैल्यू आ रही है ना सब मुझे बराबर दे रहे। तो ये 1 1 1 1, ठीक है। ये मैंने एक का मान लिया क्योंकि उसने सब बराबर बताया भाई, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता क्या कि आपकी फॉर्मेट की मल्टीप्लाई अगर आप संख्या में कर दो कि कितने सिक्के हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितनी वैल्यू है। देखो मेरे पास 10 रुपये का नोट है और मेरे पास संख्या कितनी है, मैंने मान लिया 5 नोट है। 10 रुपये का नोट है और 5 नोट है तो 10 पंजे 50, तो मेरी वैल्यू 50 रुपये की आ गई क्या मेरे क्वेश्चन में, जिस चीज़ की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इन फॉर्मेट की और नंबर की मल्टीप्लाई करके आपको ये 1 मिलता है क्या? तो भाई मैं इस 1 यहाँ पे n की, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोई वैल्यू रही होगी, यहाँ पे भी रही होगी, यहाँ पे भी रही होगी, यहाँ पे भी रही होगी, मेरी ये वैल्यू ही तो गायब है। तो मुझे लेकिन पता है कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लाता हूँ। तो मैंने मान लिया कि 2 की मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ और ये 1 के बराबर है, तो x का मान कितना आ गया 1/2। आप यानी इसका मतलब कि इसके बटे में उसे लिख रहे हैं आप, तो 1 के बटे में आप 1 को लिखोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इस 1 के बटे में जब आप 1/2 को लिख रहे हो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, तो ये आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही जब 1 के बटे में 1/4 आप लिखोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 4, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अगर जोड़ो तो मुझे संख्या बता सको, आप एक बार जोड़ियो 4 5 6 और 1 7, 7 और ये आधा यानी 7.5, या फिर आप बोल सकते हो 15/2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से संख्या आई 15/2, लेकिन क्वेश्चन कितनी बोल रहा, क्वेश्चन ने बता रहा कि सिक्के तो 300 हैं, तो मेरी भाषा में 15/2 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 300। तो मैं जब काटूंगा तो 15 दूनी 30 यानी ये आ गया 20 और ये 2 पहुंच जाएगा 20 के पास यानी 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई भाई, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो ये भी एक ही है और ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो टोटल राशि 4 यूनिट बैठ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई इधर भी, ये आ गया 160। कन्फ्यूज नहीं होना भाई, क्वेश्चन कर देना बस। ये मैंने गलती से ये नहीं लगा रखा, मैंने 160 बता रखा है इसका, ठीक है भाई। समझ पाए हो भाई मेरी बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह लीजिए भाई, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। करो भाई से एक बार। ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया और बी को कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितने समय के लिए हुआ, ठीक है। देखो समझो बात को भाई,
आप ना भाई लेक्चर को जैसे कि बाद में आपको मिल जाएगा जब भी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को रोकोगे, अपना लेक्चर बीच में स्टॉप करोगे, पहले आप अटेम्प्ट दोगे क्वेश्चन को अपनी साइड से, ठीक है, फिर आप देख लोगे सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन मेरे से बेटर है तो आप मत सीखियो, मतलब मेरा सॉल्यूशन मत इग्नोर कर देना, ठीक है। अगर मेरा सॉल्यूशन आपसे बेटर है या फिर क्या आप कोई नई लर्निंग सीख पा रहे भाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे समझ लेना और नोट्स बना लेना अपने तरीके से, ठीक है, जैसे भी आप मैनेज करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो भाई पार्टनरशिप क्या होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका टाइम पीरियड कितना है, इन्वेस्ट और टाइम, ये फिर आपका प्रॉफिट लेकर आता है, ठीक है, यही रेशो आपको प्रॉफिट बताता है कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ। तो अब देखो ए और बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है, ए ने 15 महीनों के लिए, टाइम ए का तो 15 महीने आ गए मेरे पास, तथा कुल पूंजी का 1/4वां भाग, ठीक है, यानी अगर कुल पूंजी 4 थी ना, तो एक 4 में से ना एक हिस्सा तो ए ने लगाया, अब 4 में से एक हिस्सा ए ने लगा लिया तो बी ने लगाया 3 हिस्सा। बताओ भाई किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है कि अगर ए ने एक हिस्सा लगाया तो बी ने 3 हिस्सा लगाया, क्योंकि 1/4 हिस्सा लगाया था ना ए ने भाई, 4 में से एक लगा दिया उसने, तो बचे कितने, 4 में से एक मैंने यूज ले लिया, 3 बच रहा ना अभी भी, तो मैंने 3 हिस्सा मान लिया कि बी ने लगाया मेरा, ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ पाएगा अब चीज़ को भाई, ओके है यहाँ तक की चीज़, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ तो मेरे से उसने बताई नहीं और यही चीज़ पूछ रहा हूँ, लेकिन उसने एक चीज़ बताई, ये बोला उसने कि भाई निवेश किया और बी को लाभ का 2/3 हुआ, यानी टोटल अगर अगर लाभ अगर 3 हुआ ना तो बी को 2 हुआ, तो इसको एक टोटल 3 करना तो एक हुआ होगा भाई, ठीक है। अब मैंने देखा कि इन दोनों की गुना करके चीज़ आई, 15 ही कम 15, यानी 15 की वैल्यू 1 है, तो 2 किसकी वैल्यू रही होगी, 30 की वैल्यू 2 रही होगी ना भाई, तो 30 की वैल्यू 2 रही होगी, तो ये 3 तो यहाँ पे इसे 10 होना पड़ेगा क्या भाई, क्योंकि इन दोनों की गुना करके मुझे 30 चाहिए भाई, और 30 क्यों चाहिए, क्योंकि इन दोनों की गुना करके 15 आया, और 15 को मैं एक बोल रहा, तो 2 में किसे बोल रहा हूँ, 30 को बोल रहा हूँ, और 30 मुझे यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 लाना, ये मुझे पहले से ही 3 पता, तो ये 10 रहा होगा क्या भाई, तो यानी अगर ए 15 महीने बिजनेस में रहा तो बी मेरा 10 महीने बिजनेस में रहा भाई, ठीक है। ये लीजिए सर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये करो भाई क्वेश्चन। चावल का भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम चावल आते थे, ठीक है, यानी प्राइस और कंजम्पशन पे बेस क्वेश्चन है। प्राइस में क्या चेंज हुआ, मूल्य 20% कम हो गया, 20% का मतलब 1/5, 5 से मूल्य हो गया आपका 4। आप देखो लेकिन आप मार्केट में जब जाते हो ना, तो आप पहले भी जितना लेके जाते थे ना उतना ही आप अब भी लेके जाते हो भाई, ठीक है, यानी उसने बोला ना भाई उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम, यानी पहले भी आप यही पैसे लेके जाते थे और अब भी आप यही लेके जाते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपने अगर चीज़ महंगी होगी भाई, 5 की हो गई थी अब 4 की हो रही, तो आपको कंजम्पशन, अगर आप उतना ही खर्चा करना चाह रहे हैं तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा क्या इसका, तो ये 4 यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ 5 यहाँ पे पहुँच जाओगा, ठीक है, तो कंजम्पशन 4 से 5 होगी। उसने बोला कि भाई पहले आप 40 किलोग्राम चावल खरीद सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले 4 खरीद रहे ना, तो मेरे 4 की वैल्यू 40 है क्या, 40 kg 4 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू यहाँ से 10 kg आ गई। उसने पूछा अब कितने खरीद सको, तो 5 का मान बता दो भाई, 50 kg आ गए है ना, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगा, 50 kg को अपना आंसर लगा दूंगा, ठीक है। ये करो भाई क्वेश्चन परसेंटेज से, इलेक्शन वाला क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी है और जीतने वालों को प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया, उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो मैंने मान लिया कि 100% थे, मैंने मान लिया कि 100% मतदाता थे भाई। अब कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, उसने बोला कि 8 लोगों ने 8% ने नहीं डाला, तो 92% डाल रहे क्या भाई, ये तो अभी भी डाल रहे भाई। अब चुनाव यानी 92 वो होना, लेकिन जीतने वाला है ना जो विनर है, जो विनर है उसके बारे में बताया, इधर मैंने लिखे थे लूजर,
उसने बताया कि विनर को ना 48% मत मिले, किसके, वैध मतों के नहीं, उसने बोला कि टोटल के 48% मिले। देखो लिख रहा, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% लेकर आया भाई वो, यानी 100% का 48%, यानी 48 हिस्सा ऐसा मिल गया क्या। लेकिन पोलिंग तो ये हो रही भाई, 92% वोट चली मेरी, क्योंकि 8% तो क्या हुआ, उसने बोला कि नहीं डाला 8% लोगों ने। तो भाई ये कितना रहा होगा फिर बताओ, 92 अगर ये है तो ये 4 और 4 44% रहा होगा। अगर विनर को 48% वोट मिले हैं तो लूजर को मिले हैं 44, यानी 44% वोट, ठीक है। तो हार जीत कितने से हुई भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 4% से हुई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1100, तो मैं क्या करूँगा, या तो 1% की निकालू, उसने पूछा गया कुल मतों की संख्या, यानी 100% की वैल्यू पूछ रखी, कुल मतों की संख्या पूछा उसने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे 100 बनाना, तो मैंने 25 से गुणा इधर कर दूंगा और 25 ही कर दूंगा मैं इधर। तो मैंने देखा 2 जीरो मैंने पीछे लगा दी, और 11 की जब मैं किसी चीज़ में गुना करूँगा तो मैं पहली संख्या लिखूँगा, 5 और 2 7 इन्हें जोड़ दूंगा, फिर आखिरी वाली संख्या फिर से लिख दूंगा, 27500, 27500। ठीक है भाई, समझ आया ना सबके क्वेश्चन। 100% था, 8% नहीं डाला तो 92 हो गया। विनर को टोटल का 48 मिला, यानी 100 का 48 होना तो 48 ही है। तो लेकिन वोटिंग तो ये हुई 48 92 में से इधर ही आ गए, तो इसे कितने मिलेंगे 44। हार जीत 4% से हुई मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से हुई 1100 से। मेरा 4% क्वेश्चन के 1100 के बराबर है, तो मेरा 100% कितने के बराबर होगा, मैंने 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दी और उधर भी कर दी, दोनों साइड कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। करे से एक बार, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ। तब बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। करे भाई से, चलो देखो, आप एक बार खरीदते हो और आप एक बार बेचते हो, ये आपका मैंने मान लिया प्राइस है, और ये मैंने मान लिया कि जो आर्टिकल आप खरीद रहे वो आ गया, ठीक है। इसने बोला एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3, यानी 5 रुपये अगर आप खर्च करते हो तो आपको 3 अंडे मिल जाते हैं। रेट यही है क्या भाई, ठीक है, खरीदने का रेट तो यही है। अंडे खरीदे और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। रुपए कितने, प्राइस 12, और बेचे कितने 5। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनियो भाई, यहीं से क्वेश्चन का सारा सार है एक तरीके से। कभी भी आपको किस चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो आपको ना सबसे पहला टारगेट है आर्टिकल को सेम करोगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर 50 सेब खरीद दिया आपने और आपने 20 ही सेब खरीद बेच दिए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको 50 ही आर्टिकल बेचने पड़ेंगे पूरे, तब आप बता पाओगे कि भाई कितना प्रॉफिट और कितना मुझे लॉस हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल अलग अलग हैं, तो मैंने सेम कर दूँ। मैंने मान लिया कि कैल्शियम 15 है क्या भाई, मैंने मान लिया कि मैंने 15 आइटम खरीदे थे और 15 ही बेच दिए थे। ये तो रेट है ना भाई, 3 आर्टिकल की जगह पे कितना हो गया 15 हो गया, यानी 5 गुना हो गया, तो पैसे भी 5 ही गुने हो जाएंगे भाई। 5 आर्टिकल की जगह 15 हो गया तो 3 गुना हो गया, ये 5 हुआ था, ये 3 गुना हो गया, तो भाई पैसे भी 3 गुने हो जाएंगे। अब देखो ये रहा प्राइस, 25 की खरीद रहे हो भाई और 36 की आप बेच रहे हो, आपको प्रॉफिट कितने का है 11 का है, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि 143 रुपये का लाभ हुआ। आपके अकॉर्डिंग कितने का हो रहा, 11 का हो रहा। क्वेश्चन बोला कि 143 का हुआ भाई, तो मेरे 11 की वैल्यू ही क्वेश्चन की 143 के बराबर है क्या। मेरी भाषा में जो 11 है क्वेश्चन की भाषा में वही 113 है क्या। तो मैं बोलूँगा कितना होना, 11 कम 11, 11 3 33, तो ये 13 मल्टीपल चल रहा। मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 13, ठीक है। क्या पूछा उसने, तब बताएगी उसने कितने अंडे खरीदे थे। हमने अंडे कितने मान लिए भाई 15 मान रखे ना मैंने, 1 की वैल्यू 13 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करो 15 थी 45, 5 4 कह रही 15 और 4 19, 195 अंडे। ये करो भाई, ये बोल देखो क्या कर, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो वैल्यू की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है ऑप्शन, ठीक है। तो मैं क्या परसेंटेज की हेल्प से कर दूंगा,
मैं यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशो निकाल सकता हूँ क्या डायरेक्ट? देखो, दुकानदार इस पर 10% की छूट, तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी की वैल्यू होती है क्या बताओ? 10% की छूट है भाई, तो यानी 90, 10% की जब मैं छूट दूंगा तो 90 आ गया। 8% का लाभ कमाते हैं, मैं इसे थोड़ा सही लिख रहा भाई, ठीक है, मैं इसे 90 लिख दूँ, परसेंटेज तो कोई रोल ही नहीं है ना। अब देखो लाभ कितने का हुआ? 8% का। 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ये एमपी की वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये आ गया भाई, ठीक है। अब देखो, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, सीपी आपके लिए 100 है, और आपने उसका एमपी बढ़ा के 108 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आइटम तो आपके लिए 190 रुपये का है ना, और आपने बढ़ा के लिख दिया 108, समझ गए बात को? और अब आप क्या करें, कोई छूट ही नहीं दे रहे भाई, तो यानी 90 का आइटम आप 108 में बेचना चाह रहे हैं क्या भाई? जब आप कोई छूट नहीं दोगे, जो आपका 108 एमपी है वही आपका एसपी हो जाएगा क्या? तो यानी 108 ही है ना, आपका एसपी भी यही है, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं ना भाई। तो 90 की चीज़ आप 108 में बेच रहे, ठीक है, तो आप 18 का प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट देखो 18 का हुआ क्या भाई? किस पे हुआ? सीपी पे ही होगा ना प्रॉफिट हमेशा 90 पे। तो 18 पंजे 90, यानी 1/5 आ गया ना भाई। और 1/5 का मतलब होता है 20%। और कैसे होता है भाई, अगर आपको याद नहीं है डायरेक्ट, अगर आपको नहीं पता है कि 1/5 का मतलब 20%, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब इसे आप काटोगे तो आपको मिलेगा 20%। और वही चीज़ मैंने बताई आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई, ये करेंगे भाई। तीस वस्तुओं का क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो एन का मान ज्ञात करना भाई, ठीक है। चलो करते हैं भाई, ठीक है। 30 वस्तुओं का सीपी, तो ये आ गया। एक वस्तु का मैंने सीपी मान लिया कि सीपी है, और 30 का तो 30 सीपी हो जाएगा। एन वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो ये इक्वल है एन एसपी के, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया बताओ? सीपी और एसपी का रेशो आ गया भाई n/30। तो पूछ रहा है कि भाई एन का ही मान बताना, तो इसके लिए मुझे कोई और भी सहारा चाहिएगा क्या? जी हाँ, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, 25% का मतलब होगा 1/4, यानी 4 की चीज़ 5 में बिक गई आपकी। लेकिन मेरे हिसाब से तो एसपी 5 है, लेकिन वहाँ पे तो 30 दे रखा है भाई, 6 गुना है क्या भाई? तो 4 का भी जब आप 6 गुना कर रहे होंगे तो 24 आ गया। यही आपके एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू आ गई 24, ठीक है भाई। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, तथा सामान को 20% कम तोलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है भाई, ठीक है। समझे एक बार बहुत ध्यान से। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि मैं ना खरीद रहा और बेच रहा ना चीज़ों को भाई, तो मेरी ये खरीद है और ये मैं बेचता हूँ, तो मेरा एसपी है भाई। तो प्राइस के अंदर आपने क्या गड़बड़ देखी? एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, तो बोला कि 20% का लाभ मैं बेच रहा भाई। तो प्राइस क्या है बेच खरीदते समय? तो 20% 1/5, अगर आपने 5 की खरीदी तो आपने 6 की बेच दी। प्राइस के अंदर यही चेंज है क्या भाई? बताओ, बिल्कुल यही है ना? जी सर। प्राइस क्या है? 5 से 6 हो गया। अब देखो इसने क्या बोला आगे, उसने बोला तथा सामान को 20% कम तोला। आर्टिकल के में क्या छेड़ करी आपने भाई? आपने 20% कम तोला, 20% मतलब 1/5, यानी 5 का आइटम ना आपने सिर्फ 4 अब बता के दिया, यानी आप दे तो 4 रहे लेकिन अगले को पता कि 5 दे रहे भाई, क्योंकि आप बेईमान हो भाई, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि कभी भी आर्टिकल अगर अलग अलग हो तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। तो पहला टारगेट है आर्टिकल को सेम करो। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 बना लिया मैंने से, 20 खरीदे और 20 बेचे, तो कितना गुना है? 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना है? 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा भाई। 5 चौक 20, यानी आपको अगर 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदते थे, तो जब आपने उसे बेचा ना 6 पंजे 30 में बेचा आपने उसे, प्रॉफिट कितने का है? 10 का है। किस पे है? 20 पे है। और परसेंटेज के लिए या तो आप 1/2 दिख तो ये आप 50% बता दोगे,
या फिर आप परसेंटेज से गुना कर दोगे तो तब भी आप 100 से गुना करोगे तब भी आप 50% बता पाओगे। ठीक है भाई, ये मेरा क्वेश्चन था। या फिर मैं से एक ही लाइन में भी कर सकता हूँ क्या भाई, सीपी और एसपी लिखो आप सीधा, खरीद रहे और बेच रहे, 20% का लाभ हुआ पहले, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6। अब देखो आर्टिकल में क्या चेंज आया, सामान में क्या चेंज आया, आर्टिकल में क्या चेंज आया, 20% कम हो गया यानी 5 से 4 हो गया, ये चेंज आर्टिकल का है। ठीक है, और आप हमेशा याद रखियो अगर आर्टिकल बढ़ता है तो प्राइस घटता है, प्राइस बढ़ता है तो आर्टिकल क्या होता है, घटता है। अब देखो आर्टिकल मेरा 5 से 4 हो रहा तो एक प्राइस में लिख लूँगा मैं से, ये प्राइस में चेंज कर दूँ अगर मैं इसी चीज़ को, तो ये 4 से 5 हो जाएगा क्या, लो भाई 4 से 5 लिख दिया मैंने। अब मैं देखूँ काट पाऊंगा तो काट दो, मैंने 5 से 5 काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 थी 6, तो मुझे मिला 2 और 3, कितने का प्रॉफिट, 1 का, किस पे, सीपी पे, 2 पे, 1/2 का मतलब 50%। ये मैंने ऑलरेडी लगा रखा आंसर। ठीक है सर, ये करो, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यापारी को बिक्री मूल्य पर 33.3% की हानि होती है, तद अनुसार उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यानी इसने ना विक्रय मूल्य पर काउंट कर दिया भाई चीज़ को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को सही कर दोगे। देखो क्या बोला इसने, इसने बोला कि 1/3 की हानि हुई, 1/3 की क्या हुई, हानि, लेकिन काउंट कर रखा उसने एसपी पे, बोला कि 1 की हानि हुई। ठीक है, यानी आपने 3 का बेचा आइटम, 3 रुपए के अंदर समझ लो या यूनिट के अंदर समझ लो, और आपको 1 का लॉस हुआ। ठीक है, 3 आपका क्या है, एसपी है। और ये कब आया, जब आपने 1 का लॉस खा रखा, तो इसका मतलब क्या है कि सीपी आपका क्या रहा होगा, 4, 4 की चीज़ आपकी 3 की बिकी होगी जब तो आपको 1 का लॉस दिख रहा होगा। अब उसने ये बताना कि भाई आप मुझे बताओ कि वास्तविकता क्या है चीज़ की, तो 4 का आइटम 3 का बिक रहा, क्या भाई 1 का लॉस हो रहा, किस पे हो रहा, 4 पे, तो ये आ गया 25%। हानि तो हुई थी लेकिन हुई थी विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 3 पर 1 की हानि हो रही, यानी 3 में मैंने बेचा ना, और 1 में बोल रहा कि भाई मेरी कोई चीज़ 3 रुपये में बिक गई, और मैं बोला मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया भाई। ठीक है, 3 रुपये में बिक गई मेरी कोई चीज़ और मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया, तो मुझे क्या पता लगेगा, आप क्या सेंस लोगे इस चीज़, आप बोलोगे यानी 4 रुपये में खरीदी होगी इसने, जब तो 3 की बेच के 1 का लॉस बता रहा भाई। ठीक है, तो आपको बता रहा कि 1 का लॉस है और 4 पे है रियलिटी में। ठीक है, जब आप उसे एसपी सीबी पे काउंट करोगे। ठीक है, और सीबी पे काउंट करने का मतलब है कि सही में डाटा निकाल देना, तो 25% है। ये करेंगे भाई, अम्ल और पानी है ना, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर की बात हो रही है भाई। ठीक है, अम्ल और पानी के 3 नमूनों में अम्ल और पानी, देखो क्या क्या रेशो दिया, 2:1 पहला रेशो, और 3:2 दूसरे मिश्रण के अंदर है, 3:2 का रेशो, और तीसरे के अंदर है 5:3 का रेशो। ये रेशो की बने भाई आपसे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, उसने कहा कि तीनों नमूने के ना बराबर बराबर मात्रा ले लो और उन्हें एक बड़े मिश्रण में डाल दो। मिश्रण में क्या है, अम्ल और पानी का रेशो बताना आपको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, मैंने जोड़ रहा भाई, 5 और 3 8। ठीक है, सबसे पहला टारगेट है मैं इन चीज़ों को बराबर करूँगा। इन्हें बराबर करने का क्या तरीका है कि 3 तो यहाँ ही गया और 5 और 8 की और गुना करनी है, 8 5 40 की, इसका मतलब जब 40 की यहाँ पे गुना करिए, असलियत में 3 है क्या, ये 2 और 1 कोई तो जोड़ के आया हुआ 3 है, तो यानी 40 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 40 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो भाई, 5 तो आएगा, 8 या 24, 24 आना है यहाँ पे, तो 24 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 5 में 24 की हुई ना, तो 5 है क्या, 3 और 2 ही तो 5 है, 24 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 8 तो पहले से ही आ गया, यानी 15 की कमी है क्या, ये 15 की 8 में गुनी, और 5 और 3 ही तो 8 है, तो 15 की इधर भी आ गया और 15 इधर भी आ गया। अब देख लो रिजल्ट क्या निकलेगा, 40 दूनी 80, 24 तिया 72 और 15 पंजे 75, तो 5 6 7
8 और 7 15 और 7 22, 227 दिखेगा स्टार्टिंग में। और ये मेरे पास ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन बचे अभी तक, ठीक है। अब मैं देख रहा इधर से, मुझे पता लगी 5 और 4 9, ठीक है। तो मुझे इधर दिखने वाला डाटा क्या है, ये देखो, ये नहीं सॉरी, ये है देखो 40, ये देखो इधर कर रहा हूँ मैं इस वाली लाइन को, इस लाइन को मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, देखो ठीक है। 40, 24 दूनी 48, 15 थी 45, 8 और 5 13, 3 दिखेगा लास्ट में, तो ये आ गया। मैंने जोड़ा भी नहीं भाई, मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है। अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ लो, ठीक है। 4 3 12 और एक इधर से कह रही है आई होंगी चीज़ें, मैं उन्हें जब जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ गया 13, 13 और 3 पहले से है, तो ये आ गया 133, ठीक है भाई। कर दो क्या पीछे, ठीक है भाई, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? अब देखो, एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है। टारगेट है 100 दिनों का, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, है ना भाई, क्योंकि स्पेस ही है मुझे इसके अंदर क्वेश्चन के। ये लो भाई, अब करो। एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है। टारगेट है 100 डेज के लिए, ये देखो टारगेट है 100 दिन का टारगेट है भाई, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, इस काम के लिए वह 90 आदमियों को लगा देता है। आपको ना सबसे पहले याद रखना है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो MDH आपको पता होना चाहिए। मैन पहले कितने थे, दिन डे पहले कितने लगते थे, एच और घंटे पहले कितने लगते थे, ई क्या है एफिशिएंसी, पहले लोगों की कितनी क्षमताएं थी, ठीक है। और ये सब मिलकर कितना काम करते थे, इसे MDH फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। MDH ई, ठीक है। M1 D1 H1 E1 W1, ठीक है। और M2 बाद में कितने आदमी हैं, बाद में कितने दिन लगते हैं, बाद में कितने घंटे लगते हैं, बाद वाले लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, और ये वर्क 2 के बराबर, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेज है ना इस चीज़ की, तो क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ा महाभारत नहीं है भाई। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 और W2, ठीक है। अब देखो टारगेट है 100 दिन में काम कर देंगे, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने समझाया अभी तक तो चीज़ों को, ठीक है। एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठोका लेता है, इस काम के लिए वह 90 आदमियों को लगाता है, तो पहले M1 की वैल्यू आ गई 90, चलो भाई ठीक है। परंतु 40 दिनों के बाद, यानी पहले काम कितना हुआ 40 दिन सिर्फ, एफिशिएंसी का इसके अंदर रोल नहीं है क्वेश्चन के, ठीक है। के बाद वह केवल 1/3 भाग ही सड़क बना पाया, यानी टारगेट है 3 हिस्सा बनाना सड़क का, लेकिन वो क्या सिर्फ एक ही हिस्सा बना पाया, ठीक है। तो भाई काम जो करा वो मैं लिखूंगा, यानी 3 में से 1 कर दिया, ठीक है। अभी 2 हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो उसने कितने अतिरिक्त आदमियों को लगाना पड़ेगा, मैंने मान लिया कि अब ना आदमी X आदमी काम कर रहे, ठीक है। यानी काम समय पर हो जाना चाहिए, 40 दिन तो हो गए थे, यानी ये X जो लोग मैं लेकर आया भाई, ये मेरे 50 दिन काम करेंगे क्या, मैं X नहीं मानता, मैं फिर X में और मल्टीप्लाई में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं A मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये A आदमी 50 दिन काम करेंगे क्या भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? और ये काम का एक हिस्सा तो हो गया था, और काम में तो टोटल 1/3 यानी 3 हिस्से काम था, तो 2 हिस्सा बचा हुआ मैंने इधर लिख लिया, और ये दोनों चीज़ आपस में बराबर करके आप निकाल सको, ठीक है। अब देखो चीज़ें आप कैसे होंगी, ये ठीक है ना भाई। मैंने करा, मैंने इससे काट दिया, मैंने 5 से काट दिया 90 को, 18, ठीक है। 18 दूनी 36, और 36 आ गए, 36 दूनी 72, 144 आ गई है भाई। ये तो आंसर मैच नहीं होने का भाई, ऐसे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। सौ दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया, ओ सॉरी भाई, ये 60 होगा ना, क्योंकि 100 दिनों का टारगेट है, 90 का थोड़ी है भाई। 90 तो आदमी लेके 40 दिन काम हो गया था, तो ये 60 रहा होगा ना भाई, ये मेरा 60 रहा होगा ना। सॉरी भाई मिस्टेक होगी, मैं से सही कर देता हूँ अभी। 90 आदमी 40 दिन काम करते हैं, और एक हिस्सा काम का निपटा दिया उन्होंने। आप ना जो डाटा इसमें दिया होगा बस उसे यूज़ लियो, ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिखवा है, जरूरी नहीं कि आप पूरा इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ लोगे, जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग लोगे। तो भाई मैंने मान लिया कि यहाँ पे A आदमी काम करते हैं,
और काम पूरा करना ना, डी टारगेट कितना था, टारगेट था मेरा 100 डेज का, 40 दिन मैंने यूज़ कर लिया तो 60 दिन और बचे हुए और 2 काम बचा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल होगा यहाँ से, तो मैंने इससे से काट दिया, ये आ गया मेरे पास 30, और 30 से मैं काट दूंगा इस 90 को, तो मेरे पास आ गया 3, 4 दिया 12, यानी ए अब ना ए की वैल्यू आ गई 120, यानी अब 120 मजदूर काम कर रहे हैं उसने, लेकिन ये नहीं पूछा कि अब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उसने पूछा कि अब कितने मजदूर बढ़ गए पहले से। तो 120 में से 90 मजदूर तो पहले वाले ही हैं भाई, तो बचे हुए 30 मजदूर हैं, यही नहीं है क्या बस। ये बचे हुए 30 मजदूर ही नए मजदूर हैं क्या भाई? बताओ भाई, ठीक है यहां तक की बात? आप इस क्वेश्चन को करो भाई एक बार, करो भाई से आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से निकलती है, और आगे क्या बोल रहा भाई वो, लेकिन 48 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। बस की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को भाई, मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ट्राई करो एक बार। ठीक है चलो देखते हैं भैया ना, आपको ना हमेशा एक चीज़ याद रखनी, कभी भी स्पीड को घटाने और बढ़ाने वाला क्वेश्चन है तो डिस्टेंस के बराबर ना आप एक फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट, ठीक है। जो रिजल्ट है ये ना प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का ही रिजल्ट है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी S1, अब स्पीड कितनी है S2, और इनका डिफरेंस S1 और S2 का डिफरेंस, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दोगे आप टाइम की, मल्टीप्लाई अगर आप टाइम कर दोगे, अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद रख पाए तो ये बहुत इजी कर देगी आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो उसने डिस्टेंस कितना दिया, उसने दिया 48 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका भाई, ठीक है। स्पीड 1 कितनी है आपकी, उसने बताया दिया कुछ नहीं दिया, तो मैंने S1 ही मान लिया, मैंने मान लिया S है स्पीड आपकी, ठीक है। और फिर आपने 4 बढ़ाया तो S+4 हो जाएगा, मैंने दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई कर दी ना, तो पहले S था और बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा S+4, तो S मल्टीप्लाई S+4, इनका डिफरेंस क्या होगा, मैं बटे में ले रहा हूँ, डिफरेंस क्या है S और S+4 का 4, और कितने घंटे लगे 60 मिनट लगे, यानी 1 घंटा, ठीक है। तो ये मेरी कहानी आ गई, तो मुझे क्या पता लगा भाई, ये 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाओगा क्या, तो मुझे पता लगा S मल्टीप्लाई S+4, ये 4 गुना 48 के बराबर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड में थे उधर पहुंच गया मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो अंतर 4 नहीं है भाई, मुझे इस तरीके का फॉर्मेट तैयार करना, फॉर्मेशन बनानी इसकी कि इनका डिफरेंस 4 बन जाए। मैं इसमें से ना 3 चुरा लूँ, एक बार चेक करिए, अगर मैं 3 चुरा लूँ और ये 3 इधर से निकाल के इधर दे दूँ मैं, तो मैं जब इधर से 3 निकाल रहा हूँ तो इधर तो क्या बचेगा, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, और ये जो 3 निकला हो मैं 3 की गुना 4 में कर दूँ तो ये 12 बन जाओगे। ये थोड़ा आसान था इसलिए मैं डायरेक्ट देख पाया इसे, तो भाई 4 का डिफरेंस आ गया क्या, तो मैं दोनों स्पीड ना पहले तो 12 थी आपकी स्पीड और बढ़ाने के बाद होगी 16, 4 का डिफरेंस मैंने मेंटेन कर दिया। तो उसने सामान्य वाली गति पूछी, यानी नॉर्मली कितनी स्पीड थी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया आंसर। भाई समझ पाएंगे आप इस चीज़ को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो भाई क्या बोला, 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है, यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर कोई ट्रेन, मेरे पास कोई ट्रेन जा रही, देखो ये किसी प्लेटफॉर्म को तय कर रही भाई, तो देखो ये कैसे तय करती है, ये पहले तो खुद को तय करेगी, देखो यहाँ पे
खुद को कर दिया ना, और फिर यहाँ पे आगे चलेगी तो प्लेटफॉर्म की भी तय करेगी क्या। यानी जो ट्रेन कभी किसी प्लेटफॉर्म को तय करती है तो खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करती है। अगर कभी ट्रेन किसी खंबे को, ठीक है, किसी पोल को या फिर किसी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन, इसका मतलब क्या है, वो तो ऐसा होगा ना भाई, इसकी क्या ही वैल्यू लेके चलोगे आप, नगण्य मान के चलोगे आप इसकी वैल्यू, तो देखो ये निकल जाएगी आपकी ट्रेन जो भी निकलना, ठीक है। तो ये तो कोई ना के बराबर चीज़ है, तो इससे उस टाइम पे क्या है, ओनली ट्रेन की डिस्टेंस जुड़ती है। लेकिन कभी वो किसी ब्रिज को एक इस तरीके से इस कंडीशन में पार करेगी, यानी ऐसी चीज़ है जो इग्नोर नहीं करी जा सकती, तो आप लेके चलोगे फिर उसे, ठीक है, जोड़ दोगे। तो इसमें भी ऐसी कहानी है क्या, 300 मीटर लंबाई तो ट्रेन की है भाई, और रेलगाड़ी, हाँ, 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को, है ना, पुल की लंबाई भी जुड़ जाएगी और ट्रेन की भी, तो यानी ट्रेन टोटल 500 मीटर चलेगी क्या भाई, यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगी भाई, खुद ये लंबाई करेगी कवर, वही तो डिस्टेंस है, और ये स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा क्या। स्पीड मुझे पता है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल, 25 उधर जाके भाग दे देगा, 25 दूनी 50, 20, टी की वैल्यू आ गई 20 सेकंड, है ऑप्शन जी हाँ। ये क्वेश्चन करो। करो भाई एक बारी से। 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो भाई ये दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं, आर की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा और फिर मैं आपसे बताऊंगा कि आप इसे कैसे सोच सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके आपके बढ़िया रहेंगे, ठीक है। समझो भाई, 2400 रुपए की धनराशि थी क्या, और कितनी होगी, इतनी होगी क्या भाई, यानी 864 रुपये का आपको क्या मिला, ब्याज, ठीक है भाई। और ब्याज क्या होता है, मूलधन कितना था आपका, ठीक है। रेट आपको नहीं पता, लेकिन टाइम क्या था, 4 वर्ष लगे, और ये भाई 100, ठीक है भाई, मैंने इससे काट दिया, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब मैं 96 से भाग दूंगा भाई, ठीक है, 9×54, हाँ। तो जब मैं से 96, ये देखो 24 चौका 96 आ गया ना मेरा, तो ये आर की वैल्यू आ गई 864/96, ठीक है। जब मैं 96 से इसे भाग दे रहा हूँ, मुझे पता लगा कि 9×54 मुझे दिख गया, तो मैं 9 बार अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है भाई, तो ये मेरा पूरा का पूरा 9 बार कट गया, कि यानी आर की वैल्यू मैंने 9% निकाल दी। अब वो बोला कि आर की वैल्यू को ना 1% बढ़ा लो, तो नई कितनी हो जाएगी, 9% + 1 यानी 10% आ गई मेरी नई आर। बिल्कुल भाई। अब वो ये पूछ रहा मेरे से, क्योंकि उसने बोल रखा ना 1% बढ़ाई, तो 9 आई थी तो मैंने 1% बढ़ाई तो 10 होगी मेरी नई रेट, ठीक है। तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है, ठीक है। तो भाई देखो 2400 रुपये की राशि थी, ठीक है, मूलधन, ठीक है। मैं ब्याज निकाल रहा, दर कितनी है, दर 10, समय कितना है, 4 वर्ष/100, तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब आप देखो ये आ गया आपका 4, 1 जीरो ये वाली आ गई, मैंने पीछे लगा दी, 24 चौका 96, ठीक है। तो 960 रुपये ब्याज मिलेगा मुझे 2400 में, जब मुझे 960 रुपये ब्याज मिलेगा, 2400 मेरा प्रिंसिपल था और 960 रुपये मुझे मिल गया ब्याज। तो मैं देखूंगा 0, 6 और 4 13, 3 और 3, तो 3360 रुपये मेरा क्या हो गया, नया अमाउंट आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से जा सकते हो क्वेश्चन में भाई, 3360 आपका क्या आ गया, नया अमाउंट आ गया, ठीक है। लेकिन क्या सच में ऐसे ही करना था क्वेश्चन भाई, वो क्वेश्चन तो आपने कर दिया, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया थोड़ा सा, है ना। लेकिन आप क्या कर सकते थे, देखो बहुत ध्यान से देखिए भाई, है ना। मैं इधर कर देता हूँ मिनटों के अब, यानी आप आर की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले आपने, फिर आपने 1% बढ़ाने की बात करी, आपने उसे बढ़ा लिया, फिर आपने नया अमाउंट निकाल दिया अपने एक तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ भाई, 2400 रुपये की धनराशि है, कोई रेट लग रही थी पहले से, क्योंकि वो तो पहले भी लग रही थी, 4 वर्षों में इतने रुपए दे रही थी आपसे, ठीक है। लेकिन दर 1% बढ़ाई, तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, खाली रेट 1% बढ़ाई, तो मैं ये 1% बढ़ने की वजह से 4 साल के लिए, तो एक वर्ष के लिए 1% बढ़ गया, 4 साल के लिए ओवरऑल 4 बार मल्टीपल यानी 4% हो जाएगा। यानी मैं अगर 2400 का 4% निकाल दूं, 2400 का ही मैं 4% निकाल दूं, इसका 10% हो गया 240, और 1% हो जाएगा 24, क्योंकि मैंने 2 जीरो उधर कूदा दी भाई, जंप, 1% की वैल्यू 24 आ गई और मुझे 4% चाहिए,
तो 24 चौका 96, यानी कि जो रेट थी पहले वो तो अब भी है, बस 1% मैंने बढ़ाया था, 4 साल में 4% बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से 96 रुपये मुझे सिर्फ और एक्स्ट्रा मिलने थे क्या। और मिल कितना रहा, 3264 तो मुझे पहले भी मिल रहे थे, 96 मुझे और मिल जाएंगे। तो आप नोटिस करो, 0 9 6 15 और 6 32 और 1 33, तो 3360 आंसर आ गया क्या इस तरीके से भी। बताओ भाई, ये था बस आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। 24,000 पर 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, करें। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले बताओ। 3/20, यानी पहले साल 20 से 23 हो जाएगा, दूसरे साल फिर 20 से 23 हो जाएगा। लेकिन इस बार ये कहानी क्या चेंज हुई, देखो इस बार मैं 4 महीने की बात कर रहा हूँ, और 4 महीने 1 साल, ये तो पूरा 1 साल के लिए है ना भाई। और ये मैं बात कर दी 4 महीने की ओनली, यानी 4 महीने कितना भाग है 1 साल का, 12 का कितना पार्ट है वो मैंने निकाल दिया। ये निकल का होगा मेरा अगले बार कितना अप्लाई करना, तो 4 × 12, 12 से 12 कट गए तो 1/20 आ गए क्या, तो ये 20 से हो जाएगा 21। तो मैं क्या नोटिस कर रहा भाई, मेरा पहले तो ये था प्रिंसिपल, और अमाउंट बन गया मेरा ये। ठीक है भाई, अमाउंट बन गया मेरा ये। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मुझे पूछा क्या गया, चक्रवर्ती ब्याज बताना मुझे। ठीक है, चलो करते हैं भैया ना। तो भाई 20 20 20, तो ये आ गया मेरा 800, 8,000 सॉरी, ठीक है। और उसने कितना दे रखा, 2400 दे रखा क्या, तो इसकी वैल्यू ही मेरी क्या रही होगी भाई, इसकी वैल्यू 2400 है ना, तो यानी 3 गुना रहा क्या भाई। बताओ किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या कि इतना रहा होगा 2400 रुपये मेरा भाई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना रहा होगा भाई, मेरा गुना करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये 529 हो गया और 21 की गुना कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये आया होगा ना, ये चीज़ आई होगी ना भाई। मैं देख रहा कि लास्ट में मुझे 9 मिला होगा। ठीक है, मुझे लास्ट में 9 मिला होगा, देखो समझियो बात को बहुत ध्यान से। ठीक है, मुझे लास्ट में यहाँ से 9 मिल रहा होगा, तो 9 में से जब 0 घटी होगी यहाँ पे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैंने बस ये पता कर लिया कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 चल रही। भाई मेरे ना, मैं क्यों कर पा रहा, मुझे लास्ट की डिजिट सबकी अलग अलग दिख रही, तो मेरा दिमाग ना खुरापात करनी शुरू कर दी यहीं से। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, 9 × 9, अभी मैं इसे नहीं कर पाया, अभी इसे एक बार के लिए होल्ड कर लो, आप ये समझो बस यहीं तक देखो। तो 9 × 9, लास्ट डिजिट मेरी 9 चल रही होगी, 9 में से 0 गया, तो देखो ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, और मैं अमाउंट में से जब अपना प्रिंसिपल घटाऊँ तभी तो मुझे ब्याज मिल रहा होगा। तो मैं ना बस लास्ट डिजिट पे खेल रहा इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने 9, इसकी 9 रही होगी, 9 × 9, ठीक है, और 9 में से मैंने ये जब 0 घटी होगी पीछे, तो मेरे पास फिर भी 9 ही आ रहा होगा क्या भाई। ठीक है, और मुझे पता कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, और जब वो 3 आखिरी में गुना कर रहा होगा तो इस 9 में भी गुना हुई होगी ना उसकी, तो 9×3 = 27। ठीक है, यानी जिस संख्या के पीछे 7 दिख रहा होगा वही मेरा आंसर होने वाला। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, अगर आप ऐसे कर पाए तो भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या, कर लोगे ना बिना मल्टीप्लाई करा। ये देखो क्या बोल रहा हूँ, ये आ गया, देखो अब बहुत ध्यान से देखियो भाई, वर्ग के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ वर्ग के बारे में ना, वर्ग है इसके अंदर, ये रहा। देखो भाई, मैंने मान लिया कि मेरा एक वर्ग है ये भाई। ठीक है, ये मेरे पास एक वर्ग है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन उसने मेरे से दी। चलो मैं सबसे पहले मैंने मान लिया कि इसकी साइड ना, इसकी साइड ना ए है, इधर भी इसकी साइड ए है, क्योंकि वर्ग क्या होता है भाई, एक ऐसी फिगर होती है भाई, एक ऐसी रेगुलर फिगर होती है आपके पास। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है आपका, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके विकर्ण जो होते हैं, ये मान लो विकर्ण है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ठीक है, और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं।
इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को भाई, ठीक है। और यहाँ से ना अब मैं फॉर्मूला सिखाता हूँ, ये तो रही बात ज्योमेट्री की है ना, ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए तो आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं बात करूँ मेंसुरेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि इसका एरिया क्या होगा, आपका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होगा। मैं जरूरी जरूरी चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ बस, ठीक है। साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण जो है ये क्या रहा होगा, यानी मैं डायगोनल की बात कर रहा, ठीक है। ये रहा होगा √2a, ठीक है भाई। अगर मैं परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो आप इसकी बाउंड्री पे घूम जाओ, a+a+a+a यानी 4a। अभी के लिए इतना ही डाटा याद रख लो तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो, एरिया एक तो ये होता है आपका, अगर आपको साइड पता, और एक एरिया निकालते हो आप, अगर आपको विकर्ण पता ना, तो आप विकर्ण का स्क्वायर को 2 से भाग दे दो, d²/2 है ना। तो ये भी आपका एरिया ही होता है। इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन ठीक ठाक कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो आप एक बार इसे बहुत ध्यान से देख लो, अगर आपने नहीं उतारे तो एक बार उतार दो, ठीक है। नोट्स में ऐड करना तो कर लेना, मतलब ठीक है। मैं थोड़े क्वेश्चन इसकी करवाऊंगा आपसे, ठीक है। चलो भाई, देख लिया ना अपने से, अब उसे कर देते हैं गायब। अरे ये जाने का नहीं कैसे, 1 मिनट भाई, मिटो दूँ मैं ऐसे, फिर देख तो आपने लिया ही ना। ठीक है भाई, अब अपने क्वेश्चन को करो आप। किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, है ना, कोई वर्ग है भाई, है ना। ये देखो ये क्या बोल रहा, एक वर्ग है आपके पास, किसी वर्ग यानी इस वर्ग की बात करी मैंने, मान लिया इसकी भुजा ए है भाई, या मैं 2 मान लूँ भाई, कोई वैल्यू भी मान सकूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप यही मानोगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि मेरा एक वर्ग है, या मैं वर्ग भी बना दूंगा, फिर मैं वर्ग वैसे बना के दिखा रहा आपसे, ठीक है। ये आपसे एक वर्ग मैंने बना के दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला, किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, यानी देखो मैंने ये वर्ग मान लिया, मैंने मान लिया इसकी साइड 2 है, ठीक है। अब इसका विकर्ण कहाँ होगा, ये होगा क्या भाई, वो अगर इसकी साइड 2 है तो विकर्ण क्या बताया मैंने, √2 है, यानी भुजा का √2 गुना, तो ये मेरा विकर्ण √2a हो जाएगा क्या भाई। ये तो मैंने लिया ही नहीं है, 2 ले रखा, तो 2√2 आ गया ना मेरा इसका विकर्ण, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बनाओ इसके विकर्ण पे ना वर्ग बना दो, ये बोल रहा हो। तो ये वर्ग आपका थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा क्या, बताओ। ये भी आपका एक वर्ग बन गया क्या। तो उसने इस वाले के क्षेत्रफल और इस वाले के क्षेत्रफल का रेशो पूछा मेरे से, तो जो 2 वाला था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 4। अब ये 2√2 है, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, 2 का तो 4 बन जाएगा, और √2 का बन जाएगा 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1:2 आ गया मेरा क्वेश्चन का आंसर। विकर्ण द्वारा अनुपात बताना उसका, ठीक है भाई। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब इसी पे ही बेस थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे हम, वर्ग का ये भी क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखो भाई बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन, गलती मत कर दियो बस, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप गलती कर दो, हमसे भी हो जाएगी भाई, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा, मैंने वर्ग बना लिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये मेरा वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, 4√2 दे रखी भाई, ठीक है भाई। तब दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछी जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दुगुना है। तो आप मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था कि विकर्ण अगर आपको पता है ना, तो आप इसका एरिया निकाल सको क्या, इसका एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया होगा विकर्ण का स्क्वायर कर दो आप, यानी 16 × 2, और इसे आप 2 से भाग दे दो, d²/2 मैंने अभी बताया था ना आपसे, तो ये कट गया, मेरा एरिया आ गया 16। लेकिन मुझे ना इस वर्ग की तो बात ही नहीं करनी, मुझे दूसरे वर्ग की बात करनी जिसका एरिया इसका डबल है, तो यानी 16 दूनी 32,
मेरा नए वर्ग का एरिया 32 आ गया क्या, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 32 आ गई, नए वाले ए स्क्वायर की ए डैश लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मुझे A1 की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 16 दूनी 32 यानी 4√2। बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या। अब ये क्या कह रहा, इसका विकर्ण बताना मुझे, इसका भी तो विकर्ण बताना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, √2 ये 2 बन गया और 4 दूनी 8, मेरा दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी डाउट अगर आपका इन क्वेश्चन में से बनता है ना, तो कमेंट में बिल्कुल बेझिझक होकर बता देना, ठीक है। मैं कल वर्ग के क्वेश्चन और भी करवा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा उसी क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है। लेकिन आपका काम है कि आप बताओगे जरूर, है ना। ऐसे हमें कैसे पता लगेगा, बताओ, आपकी ड्यूटी है कि आप बताओगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करो आप एक बार। उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार गत्ते से काटा जा सकता है, ठीक है भाई। एक वर्ताकार गत्ता है मेरे पास, ये वर्त ले लिया मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ना, मैंने ले लिया ये गत्ता वर्ताकार, ठीक है भाई। ये मैंने एक वर्ताकार गत्ता ले लिया, ठीक है। अब देखो, उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना जिसे आप यहाँ से काट सको, ठीक है। तो भाई ये मैंने ले लिया कि भाई ये मेरा वर्ग इससे ये कट सके, इसमें से बड़े से बड़ा वर्ग मैंने काटना, ठीक है। तो ये मैंने मान लो कि ये काटना मुझे, ठीक है। और मुझे क्या दिया गया है भाई, उसने बताया कि जो वर्ग था ना आपका, उसका व्यास 16 था, बताओ उसका व्यास 16, भाई उसके लिए तो ये व्यास था, लेकिन इस वर्ग के लिए ये इसका विकर्ण है क्या। अगर आप ये चीज पकड़ पाए तो आपको पता लग गया कि √2 ए की वैल्यू 16 की 1 है, तो ए की वैल्यू आ गई 8√2, क्योंकि ये √2 इस 16 के एक √2 को खा जाएगा, तो 8√2 आ गई ए की वैल्यू। यानी जो वर्ग है इसकी भुजा मुझे मिल गई क्या, जी सर। वृत्ताकार क्या बताना, इसका एरिया बताना ना, ठीक है। तो एरिया बताना तो इसका स्क्वायर कर दोगे आप, ए स्क्वायर करोगे तो 8 64 और मल्टीप्लाई 2, तो ये 128 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है भाई। अब ये देखो क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी आपके पास है। एक वर्ग के अंतवर्त तथा परिवर्त, एक वर्ग बना लो मतलब, ठीक है। ये मैंने एक वर्ग बना लिया भाई, ठीक है। ये मेरा वर्ग है, उसने क्या बोला, एक वर्ग के अंतवर्त तथा परिवर्त, यानी मैं इसके अंदर भी वर्ग बनाऊंगा अब एक गोला मतलब, ठीक है। ये बना दिया मैंने भाई, और इसके बाहर बनाना मुझे एक, ठीक है। ये थोड़ा आप अच्छा बनाइए अपनी फिगर, मेरी तो थोड़ी ऐसी बनेगी भाई, ठीक है। इसके अंदर भी वर्ग है एक और इसके बाहर भी एक वर्ग है, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात बताना मुझे इनकी, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, ये मैंने अगर इसकी साइड मान ली 2, वर्ग की साइड अगर 2 है, तो भाई ये अंदर वाला जो मेरा क्या है वर्त है, इसकी रेडियस 1 बन जाएगी क्या, बताओ, ठीक है। इसकी रेडियस 1 बन जाएगी अंदर वाले की, ठीक है। तो अंतवृत्त का त्रिज्या कितनी आई मेरी, 1 आई है ना। अंतवृत्त की त्रिज्या मेरी 1 आ गई। अब आप एक बात बताओ, ये वर्ग जो है इसकी मैंने साइड 2 मान रखी, तो इस अंदर वाले का विकर्ण कितना आ गया बताओ, ठीक है। अंदर वाले का विकर्ण मेरा कितना, क्योंकि वर्ग है ना ये, इस वर्ग के लिए तो ये क्या है, आप देख रहे हैं कि वर्ग के लिए तो विकर्ण है, लेकिन इसके लिए तो ये व्यास का काम करेगा ना भाई। आप देख रहे हो कि भाई साइड 2 है, तो इसका विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण की बात मैं इधर कर रहा, 2√2। अब ये इसके लिए तो विकर्ण है, लेकिन बाहर वाले वर्त के लिए तो यही क्या है, व्यास है। लेकिन ये तो व्यास है, मुझे तो रेडियस का रेशो चाहिए, क्योंकि ये 2 था तो मैंने 1 लिया, 2 से भाग दे दिया, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही 2 से भाग दूंगा, तो ये आएगा मेरे पास √2, तो 1:√2 आ गया मेरा आंसर। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा उसने, सिंपल, ठीक है भाई। तो आप कोई भी वैल्यू मान के डील कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। समझे भाई बात को। अगर कोई भी डाउट आया, चाहे सारे के सारे भी अगर डाउट होंगे ना,
तब बोल देना कि सारे क्वेश्चन दोबारा से बताने हैं, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। फिर मैं थोड़ा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो क्या है मैं भाई प्रैक्टिस सेट के हिसाब से करवा रहा चीजों को। देखो, किसी वर्त का व्यास एक वर्ग की भुजा है, तब वर्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, ठीक है। ये देखो भाई क्या क्वेश्चन है। किसी वर्त का व्यास, ठीक है, मैंने बनाया एक वर्त, इसका ये व्यास है ना भाई, मैंने हमारे इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर मान ली मैंने, ठीक है। तो उसने बोला कि किसी वर्त का व्यास, यानी सारा का सारा ये है व्यास, किसी वर्ग के लिए भुजा का काम कर रहा भाई ये, ठीक है। तो मैं इधर बना दूंगा कि भाई ये वाली भुजा है ना, देखो मैंने इसी भुजा से आर आर टू आर आ गया, ठीक है। इसी भुजा से मैंने क्या तैयार कर दिया, वर्ग, ठीक है। तो मैंने इसी भुजा से एक वर्ग तैयार कर दिया, मान लो ये वर्ग है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये रही मेरी फिगर, ठीक है। तब वर्ग तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस क्या है, आर, आर का स्क्वायर, और इसका कितना होगा, टू आर साइड है और साइड का वर्ग होगा तो फोर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई रेशो फोर आ गया, ठीक है। तो पाई रेशो फोर मेरा आंसर आया क्वेश्चन का, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो इसे एक बार। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50%, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा होती है ए, जो साइड होगी उसकी, ठीक है, और उसने क्या करा, उसमें 50% की वृद्धि करी, तो इसके क्षेत्रफल, भाई वर्ग की भुजा का दो बार यूज होता है कि क्षेत्रफल के अंदर 50% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 50% जब आप ए को दो बार यूज लोगे, ऐसा लोगे ना भाई, इनिशियली ये चीज़ थी और अब ये है 50% का मतलब 1/2, पहले 2 होता तो अब 3 होगा, ये भी पहले 2 होता था तो अब 3 होगा, तो ये 4 से 3 दिया 9 हो गया, ठीक है। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, +5, किस पे हुआ, 4 पे, तो यानी 1/4 25 और 25 पंजे 125, 125% का इंक्रीज हुआ भाई, ठीक है। कर लोगे ना, ये मैंने क्वेश्चन अभी मैंने परसेंटेज कराया तो उसके अंदर मैंने करा रखे सारे के सारे, अब देख लो वहाँ पे जाके चाहे। सेम क्वेश्चन ये है आपके पास, करो इसे भी भाई एक बार अब अटेम्प्ट। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 150% भाई, 150% का मतलब क्या है कि अगर पहले 2 था तो 3 की वृद्धि होगी, और जब 2 पे 3 बढ़ेगा तो भाई 2 से 3 बढ़ाऊंगा तो 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये भी वर्ग है तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा। तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताने कितनी, 4 से कितना बन गया, 25, कितने का इंक्रीज हुआ, 16 का इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ, 4 पे, ठीक है भाई, 4 पे हुआ। अब परसेंटेज के लिए है तो आप गुना 100 कर दो, ठीक है, या 25 गुना 16 डायरेक्ट कर दो, एक ही बात पड़े, ठीक है, 25 आ गया। 25 की 150 तो मैंने जीरो लगा दिया, ठीक है, 15 मेरा कैरी चला गया, 25 ही कम 25, 25 और 15 400 आ गए, 400 आए तो मेरा 250 और 150 200 300 400 आया भाई। ऐसे तो क्या गलती करी कुछ, एक बार दोबारा चेक कर देते हैं भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। क्या पूछा है, अक्षय प्रतिशत वृद्धि बतानी है ना भाई, और कितने की 150% की वृद्धि हुई तो 2 से 3 हो गया, यानी 2 पे जब 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 5, और 2 पे 3 बढ़ेगा तो 5, यानी 4 से कितना बन गया, 25, तो वृद्धि कितने की हुई, 16 की वृद्धि हुई 4 पे, परसेंटेज के लिए मैंने लगा दिया गुना 100, 4 चौक 16, 400% आया भाई, ठीक है। नहीं है ना, पता नहीं क्यों नहीं है भाई, एक बार आप देख लेना इसे, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कुछ गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर बता देना भाई, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही था भाई, है ना, ये सेट भी हमने सफलतापूर्वक कर लिया भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, और लोगों को बताएंगे भाई, और आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ, ठीक है, ओके।